अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल भाभा जी। आज आपके सामने जो है वो एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो कि मनी हाइस्ट के बारे में है। बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ। असल में आज की तारीख में पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछेंगे सर मनी हाइस्ट देखी नहीं देखी, वो कहेंगे हाँ देखी। उसमें क्या देखा सर? ज़बरदस्त प्रोफेसर की प्लानिंग और ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन, बर्लिन का, टोक्यो का, क्या उनका नेहरू भाई की जो एक्सपर्टीज थी वो ज़बरदस्त किस्म की थी। तो और ज़बरदस्त किस्म की रॉबरी है। चारों सीज़न में जो लोगों को लगा क्या एक्शन था, क्या प्लानिंग थी और ज़बरदस्त था। लेकिन एक्चुअली जो इसके पीछे एक हिडन चीज़ थी वो मैं आपके सामने लेकर आना चाह रहा हूँ, और वो ये था कि एक्चुअली पूरा जो सीज़न था ना वो रॉबरी तो थी नहीं। देखिए, अगर आप रॉबरी की बात करें तो रॉबरी का मतलब ये है कि मैंने किसी के पास पैसा पड़ा हुआ है, किसी इंस्टीट्यूशन के पास पैसा पड़ा हुआ है, मैं वो गया, मैंने उसको स्टील किया, चोरी किया और मैं लेकर चला गया। और रॉबर्स जो होते हैं वो जहाँ पर भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और जिस जगह भी वो चोरी करने के लिए जाते हैं तो उनका ये होता है कि जितनी जल्दी, जितनी स्पीड से हम चोरी करेंगे और जितनी स्पीड से हम वहाँ पे निकलेंगे उतना हमारा फायदा होगा। लेकिन मनी हाइस्ट, जिसका एक्चुअल में इसका स्पेनिश नाम था, वो स्पेनिश नाम का इसका था ला कासा द पेपल। इसका मतलब ये है द हाउस ऑफ पेपर। इसके टाइटल को रीइन्वेंट किया गया, रीटाइटल किया गया, और नेटफ्लिक्स ने जब इसको अडॉप्ट किया तो इसको मनी हाइस्ट का नाम दिया गया, ताकि जो लोग इंग्लिश मूवीज देखते हैं उनको समझ आए कि मनी हाइस्ट क्या चीज़ है। इस एक्चुअल में इसका स्पेनिश नाम जो है वो ला कासा द पेपल है। इसका मतलब द हाउस ऑफ पेपर। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो रॉबरी हुई एक्चुअली रॉबरी नहीं थी, रॉबरी के बरक्स वहां पर हुआ। रॉबरी के बरक्स वहां पे क्या हुआ? पहली बात तो इन्होंने जो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ था इन्होंने वो नहीं चुराया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने वहां पर 12 दिन की, 11 से 12 दिन की इनकी प्लानिंग थी कि हम वहां पे स्टे करेंगे, हम वहां पे जल्दबाजी नहीं करेंगे, बल्कि वहां पे इनका प्रोफेसर की जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन ये थी कि टाइम इट्स इक्वल टू मनी। जितना टाइम तुम वहां पे गुजारोगे उतना पैसा तुम वहां से ले सकोगे। तो वहां पर जितना स्टे करेंगे वहां ज्यादा पैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पर रखा हुआ पैसा नहीं चुराया, इसलिए वो अपने आप को रॉबर्स नहीं कहते। वो कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने मशीन इस्तेमाल करी, प्रिंटिंग प्रेस इस्तेमाल किया और हमने जितना हो सका उतना पैसा छापा। तो उन्होंने स्टील नहीं किया बल्कि उन्होंने पैसे को छापा, प्रिंट किया। इनका ओरिजिनल प्लान ये था कि 2.4 बिलियन यूरो जो है वो हमें छापना है, और 12 दिन की प्लानिंग थी। 12 वो 1 बिलियन यूरो उन्होंने छापा। 6 दिन के अंदर वो चले गए क्योंकि इनका जो पुलिस थी वो भी इन हो चुकी थी, और 12 वो लोग 1 बिलियन, नियर 1 बिलियन यूरो ही वहां से ले जा सके, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट थी। ओरिजिनल इनकी प्लानिंग ये भी थी कि हम कोई कैजुअलिटी नहीं करेंगे, ना जो हमारे जो पब्लिक है ना उसकी कैजुअलिटी होगी, ना हमारे किसी गैंग की कैजुअलिटी होगी। लेकिन आपने सीजन 1 और 2 के एंड में देखा कि बर्लिन भी चला गया, इसके अलावा टोक्यो की तरफ से जो है वो एक पुलिसमैन शूट भी हुआ। तो कैजुअलिटीज भी बहरहाल हुई, इंजरीज भी हुई, और इसके अलावा जो है वो हमने देखा कि वो अपने प्लान तक भी नहीं पहुंच सके। 2.4 पे 1 बिलियन यूरो ही ले जा सके। लेकिन मेन चीज ये है कि जो प्रोफेसर की जब पुलिस इंस्पेक्टर से इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस वो इसको कहता है कि आप जो है वो रॉबर्स हैं। वो कहता है हम रॉबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी मुल्क का जब सेंट्रल बैंक पैसा छाप सकता है और पब्लिक उसको रॉबर नहीं कहती, तो हम भी वहां पर जाके हमने पैसा छापा है, इसलिए हम भी रॉबर नहीं है। और इसको प्रोफेसर ने कहा लिक्विडिटी इंजेक्शन। क्या माइंड आप इसको सोचें, अगर इन पूरे हालात को आप पाकिस्तान के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। वो कहते हैं दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी इंजेक्शन। होता है इस तरीके से है कि किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है वो पैसा छापता है, पैसा छापने के बाद वो दूसरे बैंक्स को देता है, दूसरा बैंक आगे इसी पैसे को एज लोन टू द रिच देता है, और इसी तरीके से पैसा जो छपता है वो अल्टीमेटली इन द पॉकेट ऑफ द रिच ही जाता है। तो प्रोफेसर का ये कहना था कि हम जो पैसा छापेंगे वो रियल इकोनॉमी के अंदर हम लेकर आएंगे। क्योंकि आप ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में, चाहे वो यूरोप ममालिक हो, चाहे वो एशियन ममालिक हो, जब सेंट्रल बैंक पैसा छापता है तो इससे महंगाई और बढ़ जाती है, क्योंकि सप्लाई ऑफ द करेंसी बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन जो है वो महंगाई बढ़ जाती है। जब महंगाई बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है जो आम आदमी जो उस पैसों का हकदार होता है उसको वो पैसा नहीं मिलता, और आम आदमी की रीच से वो चीज बाहर चली जाती है, तो वो पैसा एक्चुअली रियल इकोनॉमी में ट्रांसफर नहीं होता। तो प्रोफेसर का ये कहना था कि हम जब ये लिक्विडिटी इंजेक्शन करेंगे, हम जब पैसा छापेंगे तो उस पैसे को हम रियल इकोनॉमी के अंदर लेकर आएंगे। और दूसरी बात, जो एक हिडन मैसेज तो ये था कि उन्होंने स्टील नहीं किया, इन्होंने प्रिंट किया, पहला मैसेज। दूसरी बात, अगर आपने देखा होगा तो शुरू में इन्होंने 50 जो छोटे यूरो का जो नोट होता है 50 यूरो उन्होंने छापना शुरू किया। आखिरी में स्पीड करने के लिए उन्होंने 100, 500 और 1000 के यूरो छापने शुरू किए। तो बात यह है कि सर अगर ये शुरू में अगर बड़ा नोट छापना शुरू करते हैं तो 6 दिन के अंदर जो है वो अपने टारगेट को और अचीव कर लेते हैं। तो ये 50 यूरो इन्होंने क्यों छापा और इन्होंने ज्यादा बड़ा नोट क्यों नहीं छापा? उसका आंसर ये है
कि ज्यादा बड़ा नोट जो है वो करप्शन के इस्तेमाल होता है। जब बड़ा नोट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर 5000 का जो नोट है वो करप्शन में इस्तेमाल होता है, छोटा 50 रुपए का नोट करप्शन में इस्तेमाल नहीं होता। तो छोटा नोट हर जगह चल जाएगा, पूरे यूरोपियन, जितना बड़ा यूरोप है उसके जितने भी यूरो जोन्स हैं, वो छोटा नोट हर जगह चल जाएगा और किसी को शक नहीं होता कि यार ये जो है ना करप्शन का है, और आप छोटे नोट को लॉन्डर आराम से कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका दिमाग था कि छोटा नोट आप छापेंगे और हम बड़ा नोट नहीं छापेंगे। तीसरी चीज अगर आप ये देखें पूरे उसके अंदर कि इसने इसको लिक्विडिटी इंजेक्शन कहा, और जब ये पूरा सीजन 1 और 2 खत्म हो गया, जब फिर सीजन 3 आया, तो आप ये देखें कि उसने सीजन 3 का स्टार्ट कहां से हुआ। सीजन 3 का स्टार्ट ये हुआ कि इन्होंने कहा कि हम बैंक ऑफ स्पेन से 90 टन ऑफ गोल्ड को स्टील करेंगे। नाउ दैट इज कॉल्ड समहाउ स्टीलिंग, और इसको हम चोरी कह सकते हैं क्योंकि जो गोल्ड है वो छप नहीं सकता। सवाल ये है सर, सीजन 1 और 2 के अंदर तो इन्होंने पैसा उठा लिया, सीजन 3 में इसको समझ में आया, और एक्चुअली इसके पीछे बर्लिन का दिमाग था, जो प्रोफेसर का भाई था उसके पीछे उसका दिमाग था। उसने ये कहा कि देखिए अगर आप पैसा छापते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में अगर आप पैसा छापते हैं तो वो पैसा छपने के बाद रेगुलेट होता है, उसको हम ऑफिशियल एक मोहर लगती है। अगर फॉर एग्जांपल उन जितनी भी सीरीज बनी होगी, पैसे के ऊपर सीरीज लिखी हुई होती है, अगर सेंट्रल बैंक चाहे उस सीरीज को कैंसिल कर दे तो जितना भी यूरो उन्होंने छापा है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो कहीं पर चलेगा ही नहीं। और दूसरी बात, किसी का पैसा प्रिंटिंग प्रेस से छापने से अगर आप पैसा ले लेते हैं तो सिस्टम डिस्टेबलाइज नहीं होता। प्रोफेसर का तीसरी सीरीज के अंदर ये वर्ड थे कि मैं सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना चाहता हूं। सिस्टम डिस्टेबलाइज नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपने पैसा छापा, उसी पैसे को बैंक ऑफ स्पेन ने या रॉयल मिंट ने दोबारा से छाप लिया, या किसी दूसरे सेंट्रल बैंक ने दोबारा से छाप लिया। जब दोबारा से छापा तो कहानी तो खत्म हो गई, नल एंड वॉइड हो गई। और दूसरी बात, अगर उस पैसे को ऑफिशियली रेगुलेट नहीं करते तो वो सीरीज जो उनके पास जा रही है वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो सिस्टम डिस्टेबलाइज नहीं हुआ। सिस्टम डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई ऐसी चीज चुनानी पड़ती है जो कि इनहेरेंट वैल्यू जिसकी हाई हो, नंबर 2 सप्लाई लिमिटेड हो, नंबर 3 नेचुरल रिसोर्स हो, नंबर 4 वॉर के अंदर काम आती हो। और ये एक चीज एक ही है जिसको हम कहते हैं गोल्ड। गोल्ड जो कि एक येलो मेटल है, इतना प्रीशियस मेटल है, जो कि जिसकी सप्लाई भी लिमिटेड है, जाहिर सी बात है, चूंकि नेचुरल रिसोर्स है, अंडरग्राउंड लिमिटेड ही है, रब की तरफ से जो गिवन है वो अंडरग्राउंड गिवन है। उसके बाद वॉर के अंदर काम आता है। अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 देखें, वर्ल्ड वॉर 2 देखें, तो दोनों वॉर्स के अंदर जो काम आया, यानी कि जो इन्होंने लिया, अमेरिका ने जो लिया वेपन के अगेंस्ट में, वो था गोल्ड। उसी तरीके से आप देखें गोल्ड स्टैंडर्ड भी खत्म किया गया 1933 और 1971 के अंदर, जिसको हम निक्सन शॉक भी कहते हैं। तो पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि हर अमाउंट, हर जो 50 रुपए का नोट हो, 100 रुपए का नोट हो या 5000 का नोट हो, उसके बैकअप पे जब ये सेंट्रल बैंक की तरफ से पैसा इशू होता था तो इस पैसे के बैकअप पे गोल्ड होता था। फिर चूंकि गोल्ड लिमिटेड है और जरूरत बढ़ गई है, तो अब क्या हुआ कि आज की तारीख में जितनी भी करेंसी प्रिंट होती है उसके बैकअप पे गोल्ड नहीं है। इसका मतलब है जो 50 रुपए का नोट मेरे पास है वो 50 रुपए का नोट सिर्फ उसी वक्त है जब उसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है। जब कॉन्फिडेंस शेक हो गया तो वो 50 रुपए के नोट, उसकी जो वैल्यू है वो 50 रुपए नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड कॉस्ट ऑफ पेपर, ये तो ठीक है, ये तो कॉस्ट है, लेकिन 50 रुपए की जो वैल्यू है वो सिर्फ उसी वक्त है जब बायर और सेलर उस नोट पे कॉन्फिडेंस है। जब बायर और सेलर का कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो रुपया डीवैल्यू हो जाता है। लेकिन गोल्ड में इनहेरेंट वैल्यू जो होती है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स है और रब की तरफ से है, तो गोल्ड के अंदर नेचुरल इनहेरेंट वैल्यू इसकी हमेशा से जिंदा रहती है। ये मेटल कभी डाइल्यूट नहीं होता, इट कैन नॉट बी डाइल्यूटेड, इट कैन नॉट बी डीवैल्यूड। आपको बात समझ में आ रही है? अब सीजन 3 के अंदर क्या हुआ? सीजन 3 के अंदर जो स्टार्ट हुआ वो ऐसे स्टार्ट हुआ कि इन्होंने जो स्पेन के जो स्काई है उस पे उन्होंने यूरो के कुछ मिलियंस यूरो फेंके, 50-100 के यूरो इन्होंने फेंके और पूरे स्पेन को इन्होंने लगा दिया फियाट करेंसी के ऊपर कि तुम जरा सा फियाट करेंसी को कलेक्ट करो। और चंद लोग थे जो कि मूव कर रहे थे गोल्ड की तरफ। ये तीसरा मैसेज था कि पूरी दुनिया फियाट करेंसी की तरफ मूव कर रही है और चंद लोग जो है वो गोल्ड को इकट्ठा करने में लगा रहे हैं। आज की तारीख में मुझसे जो सवालात करते हैं कि सर डॉलर में इन्वेस्टमेंट करें, सर यूरो में इन्वेस्टमेंट करें, सर चाइना के येन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, या जो है वो जापानी करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उन सब के लिए ये जवाब है कि ये जो करेंसी है ना, ये फियाट करेंसी है, ये आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे देंगे लेकिन इनकी इनहेरेंट वैल्यू नहीं है। इन्वेस्टमेंट करनी है गोल्ड पे करें। आज की तारीख में गोल्ड पाकिस्तान के अंदर 1,09,000 1,10,000 को टच कर चुका, तोला पर तोला। इंटरनेशनली ये आउंस के अंदर डील होता है और जितना गोल्ड
पूरी दुनिया में पड़ा हुआ है, यूएस के पास और यूरोप ममालिक के पास जितना रिजर्व पड़ा हुआ है, अगर उसके हिसाब से अगर हमने कैलकुलेशन करना शुरू कर दी ना, तो आप यकीन करें ये पर तोला बहुत सस्ता मिल रहा है आपको। तो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो येलो मेटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फियाट करेंसी के अंदर नहीं करनी चाहिए। और यही सीजन 3 और सीजन 4 में था कि हम 90 टन ऑफ गोल्ड जो है वो चुराएंगे, और चुराने के बाद हम इसको अगर रियल इकोनॉमी में देंगे तो कम से कम इससे सिस्टम जो है वो डिस्टेबलाइज होगा। इससे सिस्टम डिस्टेबलाइज इसलिए होगा क्योंकि गोल्ड छप नहीं सकता, गोल्ड की इनहेरेंट वैल्यू है, और गोल्ड जो है वो कहीं पे भी डाइल्यूट नहीं हो सकता। इसीलिए आपने देखा होगा कि पैसों की सिक्योरिटी सीजन 1 और 2 में क्या थी, और सीजन 3 और सीजन 4 के अंदर जिस तरीके से पानी ऊपर आके अंडरग्राउंड के अंदर जो गोल्ड रखा हुआ है वो डाइल्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा पानी के अंदर भी आप गोल्ड डालेंगे तो वो डाइल्यूट नहीं हुआ। इसीलिए इसकी आप लेवल की सिक्योरिटी देखते होंगे कि कितनी गोल्ड जो वॉल्ट रखा हुआ है किस लेवल की जो है वो सिक्योरिटी है। तो ये याद रखिएगा कि गोल्ड जो है वो एक नॉन डाइल्यूटेड मेटल है, और सीजन 3 और सीजन 4 के अंदर जब भी किसी भी सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना है तो आपने गोल्ड को लेना होता है। और यहाँ पर भी इनका यही था कि जितना हम ठहरेंगे, जितना टाइम वहाँ पे जो है वो स्पेंड करेंगे, उतना ही हम गोल्ड को जो है वो मेल्ट करके स्मॉल ग्रेन्स के अंदर करके हम इसको ले जा सकते हैं। तो ये छोटे से 3 से 4 मैसेज जो है वो मनी हाइस्ट के अंदर, यानी कि जो सीरीज है नेटफ्लिक्स की, उसके अंदर थे। और याद रखिएगा कि एज अ पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप बजाय इसकी कि फियाट करेंसी के अंदर इसको प्रिंट करें या इसको वो करें, ये सारी चीजें इलीगल हैं बहरहाल, लेकिन इसके अंदर एक हिडन मैसेज यही था कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो ठोस चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फियाट करेंसी डज नॉट प्ले अ वाइटल रोल, और अगर फियाट करेंसी अगर वाइटल रोल प्ले करती तो सीजन 3 एंड सीजन 4 कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं होता। इसी तरीके से एक और चीज, गोल्ड के बाद एक और चीज बड़ी हिडन होती है, उसको हम कहते हैं सिल्वर, चांदी। चांदी को मैं इसलिए प्रिफर करता हूं क्योंकि चांदी का रेट बहुत कम है, 1000 रुपए पर तोला। यहाँ पे 1 लाख रुपए पर तोला, चांदी 1000 रुपए पर तोला, बल्कि आज से 3-4 महीने पहले 750-800 रुपए ये पर तोला पे थी। चांदी का जो यूजेज है ना वो इंडस्ट्रियल यूजेज है। अगर आप देखें आपके मोबाइल में, अगर आप देखें गाड़ियों में, अगर आप देखें ब्रांडेड वॉचेस के अंदर, अगर आप देखें ब्रांडेड हर चीज के अंदर जो कि ठोस चीज होती है उसके अंदर चांदी का इस्तेमाल किया जाता है उसको खूबसूरत बनाने के लिए। क्योंकि अगर गोल्ड का इस्तेमाल किया जाएगा तो गाड़ी हो गई, वॉच हो गई, वो महंगी हो जाएगी, लेकिन चांदी का इस्तेमाल करके उसके अंदर खूबसूरती दी जाती है ताकि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो लोग देखने वाले को जो है वो अपील करे। तो चांदी की जो प्राइस है ना वो आने वाले दिनों के अंदर इसलिए शूट कर सकती है क्योंकि वो सस्ती है, और ये एक सेकंड मेटल है जो कि अपनी प्रीशियस वैल्यू को होल्ड करता है, उसके अंदर भी एक इनहेरेंट वैल्यू है। तो सेकंड नंबर पे जो है वो सिल्वर विल प्ले अ वाइटल रोल इन योर पोर्टफोलियो, और योर ओवरऑल रिस्क को भी रिड्यूस कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आपने जो है वो इस तरह की वीडियोस और देखनी है तो मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।